world has started to believe that we are all equal. We have only produced a generation of morons. Wait a minute! I personally believe, I find it, the whole inequality and whole perception about one being inferior to the other is so bizarre for me to come to terms with. I just can't understand it. You should believe in equality, law of universal equalities. So the concept of equality is giving us a generation of morons, the generation of idiots. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुँचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं। हेलो मित्रों, आई एम बैक विद एपिसोड 2 ऑफ मेरे एक्स की कहानियां। और इस बार मेरे एक्स के बुकमार्क्स में ट्वीट्स ऐसे भरे हुए थे जैसे इंडियन रोड्स में बारिश का पानी। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ और इवेपोरेट हो ना हो, पर दिल्ली सीएम का ये स्टेटमेंट सुन के मेरे ब्रेन सेल्स जरूर इवेपोरेट हो गए थे। और फिर मैंने टीवी न्यूज पर दिल्ली एनसीआर की ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी कि मेरे दिमाग से जर्नलिज्म का मतलब भी इवेपोरेट हो गया। तैरती हुई स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, और मैं तैरते हुए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तैरते हुए जो मेरे पैर हैं वो लगातार तैरने की स्थिति में है, तैरती हुई स्थिति में हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे नीचे जाने की कोई स्थिति ही नहीं है। अब कुछ और डूबा हो ना हो, पर हमारे देश में पिछले 10 साल में ऐसी बुद्धि का घोटाला हुआ है कि देश का कलेक्टिव आईक्यू तो पूरी तरह डूब ही चुका है। And the result is a generation of morons. तभी जब सड़कों पे कभी ना खत्म होने वाले गड्ढों के बारे में एक एमपी मिनिस्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से ये जवाब दिया, मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। चलिए, अब अजीब और गरीब स्टेटमेंट्स की बात हो ही रही है तो महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर ठाकरे ब्रदर्स के वर्कर्स ने जो मारपीट मचा के रखी थी, उसके सोल्यूशन के तौर पर पहले इस बीजेपी एमपी ने ये बयान दिया था, तो हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, तेलुगु वाले को भी मारो। और इस बार ये भाई साहब ठाकरे ब्रदर्स और उनके वर्कर्स के लिए एक नए लेवल का चैलेंज लाए हैं। वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अब अंबानी की बात चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक वाज द फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट। फर्स्ट एनिवर्सरी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी बताने वाली बात हुई, तो ये सवाल आपको मुझसे नहीं, हमारे न्यूज चैनल से पूछना चाहिए। 12 जुलाई 2025 को अंबानी परिवार अनंत और राधिका की पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इस मौके पर आइए देखते हैं पिछले साल हुई शादी की तैयारी और जामनगर में हुई प्री वेडिंग समारोह की झलकियां। अब हमारा गोदी मीडिया बड़े अंबानी के छोटे बेटे की एनिवर्सरी जरूर मनाएगा, पर छोटे अंबानी के 49,000 करोड़ स्कैम की खबर आपसे मरते दम तक छुपाएगा। प्री अंबानी वेडिंग और पोस्ट अंबानी वेडिंग के बाद 2 अलग फेज है। दुनिया के सामने भारत की पहचान बदल चुकी है। जो कहते हैं ना कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया थी, मैं दिल से मानता हूँ कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बन रही है इस इवेंट की वजह से। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। भारत सोने की चिड़िया फिर से बन रही है इस इवेंट की वजह से। We have only produced a generation of morons. अब अनंत अंबानी की शादी के बाद विश्वगुरु बन चुके हमारे देश के वर्ल्ड लीडर ने इस महीने 4 से 6 और देश घूम लिए। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहाँ रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहाँ का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। अब ये बात तो सही है कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का एक चीफ मिनिस्टर जब दूसरे देशों के नाम का मजाक उड़ाता है तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक तो डेफिनेटली नहीं है। असली मास्टर स्ट्रोक वो होता है जब एक देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेते हुए सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड मोदी जी उस देश का ही नाम गलत ले लें।
नाभिया 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 ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। नाभिया। अब एक तरफ जहां पिछले दिनों पीएम मोदी अपने वर्ल्ड टूर से वापस लौटे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस अर्थ पे पहुंचे आफ्टर अ हिस्टोरिक 18-day जर्नी व्हिच मेड हिम द फर्स्ट इंडियन टू एवर विजिट आईएसएस एंड ओनली द सेकंड एवर इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? एयरफोर्स ऑफिसर टर्न्ड एस्ट्रोनॉट शुभांशु की अचीवमेंट्स चाहे कितनी ही हिस्टोरिक हों, पर अपने मोदी जी के आगे कोई बोल सकता है क्या? सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यहाँ के जो रिजल्ट चंद्रयान की सफलता के बाद पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी, ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो जाता है। भारत की ताकत, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। देश को शुभांशु की बातें और भी अच्छी लग सकती थी अगर मोदी जी उन्हें बिना इंटरप्ट किए एक सेंटेंस कंप्लीट करने देते। हम वहाँ पे गए, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया वो लोग। पर मोदी जी को इस हिस्टोरिक स्पेस इवेंट से ज्यादा अपने पीआर इवेंट की परवाह थी, और शायद इसीलिए हमारी इवेंट मैनेजमेंट ऑब्सेस्ड मोदी गवर्नमेंट के पास जहां एक तरफ ओवरसीज स्कॉलरशिप्स फॉर SC, ST एंड पुअर स्टूडेंट्स के लिए फंड्स कम पड़ रहे हैं, वहीं परीक्षा पे चर्चा टाइप इवेंट का खर्चा पिछले 7 साल में 520% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एंड इफ दिस न्यूज इज नॉट इनफ ऑफ अ जोक फॉर यू, तो सुनिए इंटायर पॉलिटिकल साइंस के अकेले मास्टर पीएम मोदी का एजुकेशन रिलेटेड जोक। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। Oh God. अब एजुकेशन की बात से याद आया कि अपकमिंग बिहार इलेक्शंस में पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे फिर से सवाल खड़े हुए। तेजस्वी यादव DPS RK पुरम में पढ़ते थे, 9वां पास वहाँ से नहीं कर पाए। 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिग्री बनवाना होता तो हम भी अमित शाह जी जैसा दिखा देते, प्रधानमंत्री जी का जैसे उन्होंने दिखाया था। लेकिन तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूँ, भाई मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर चैनल पर बिहार के इम्पोर्टेंट मुद्दों की जगह ये मुर्गा लड़ाओ योजना चल रही थी। हमारी गोदी मीडिया के एक टॉप जर्नलिस्ट ने ये पॉलिटिकल लड़ाई छोड़कर बिहार के यूथ से रिलेटेड सवालों पे फोकस करना जरूरी समझा। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर युवा से, जो आपकी उम्र के होते हैं, उनसे जुड़ा होता है। तेज प्रताप जी की नजर में प्यार क्या है? कैसे शब्दों में बयां करेंगे आप? क्या प्यार? प्यार को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या होता है प्यार? प्यार क्या है? प्यार के बारे में आप डिस्कस कर रही हैं, अब हमसे पॉलिटिकल आप डिस्कस कीजिए। केवल पॉलिटिकल डिस्कशन करना है, इस मुद्दे पर नहीं जाना है। हम खाएंगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। आपको किससे प्रेम है? तो आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप किसी से एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। हाँ। क्या है आपकी नजर में प्यार? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अब हम सब जानते हैं कि बिहार इंडिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड पॉवर्टी। इसीलिए एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारा इलेक्शन कमीशन बिहार के इलेक्शन से पहले वहाँ के वोटर्स को एम्पावर करेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट, इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को वीक करने वाला एक बहुत ही अजीब और गरीब फैसला ले लिया, और इस डिसीजन का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। ये जो SIR नामक चीज हो रही है, ये पूरे देश के लिए आदेश है। तो ये बिहार से स्टार्ट हुआ नेशन वाइड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट आखिर है क्या? 3 चीजें हो रही हैं जो 75 साल में भारत में कभी नहीं हुई हैं। आज तक कभी भी ये नहीं किया गया है कि ये वोटर लिस्ट थी, इसको कूड़ेदान में डाला और हम अब कोरे कागज पे नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाए। पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि तुम फॉर्म भरोगे तब तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आपसे कहा जा रहा है, मैं नहीं जानता तुम भारतीय हो के नहीं, तुम प्रमाण लेके आओ कि तुम भारतीय हो और इसके डॉक्यूमेंट लेके आओ। भर दिए फॉर्म? मैं अभी नहीं भरे, पहले प्रधानमंत्री भरेगा तब हम भरेंगे बाद में। अरे वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो भी तो हमारा नागरिक है। वो पहले मेरा नागरिक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री हमारा वोट से बना है। तो हमारा वोट अगर गलत है तो वो प्रधानमंत्री गलत है, फर्जी है, उसको पहले अपना इस्तीफा देना पड़ेगा।
अब सम ऑफ द मेन क्रिटिसिजम्स ऑफ SIR ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप प्रूव करने का काम कर रहा है, जो कि एक्चुअली होम मिनिस्ट्री का काम है। It doesn't have the right to question adult Indians about their citizenship before it enrolls them. This is what the Guwahati High Court said. दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है SIR की टाइमिंग पर, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन छोड़िए पर एक रेगुलर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट भी अक्सर 6 महीने चलती है, और यहाँ पर इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मैसिव टास्क के लिए सिर्फ 2 महीने दिए गए हैं, वो भी इलेक्शन से 4 महीने पहले। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। जो काम 3 महीने में होना चाहिए वो काम आपको कर दिया गया 25 दिन में कर रहे हैं। 6 महीने में होना चाहिए, 15 दिन में करवाया जा रहा है। बस। आप समझ रहे हैं सर? और वो भी एक ऐसे सीजन में जब बिहार में फ्लड्स की सिचुएशन बहुत ही खराब होती है, जिसकी वजह से लाखों लोग अक्सर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खो देते हैं। तो ये जो काम है इसे भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और इसलिए वी टेक सो मच प्राइड इन आवर पार्टी। अब इस SIR के प्रोसेस को इतने जल्दी निपटाने में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि माना जाता है कि बिहार की 20% पॉपुलेशन माइग्रेंट लेबर है, तो उनका इतनी जल्दबाजी में वापस आके फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना नामुमकिन सा टास्क लगता है। इसके अलावा एक और मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ज्यादातर बिहार के लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। लोगों के पास क्या होता है? आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, एपिक कार्ड होता है, या गांव में मनरेगा का जॉब कार्ड होता है। ये चारों चीजें निकाल दी आपने जो लोगों के पास है। आप सोचिए, मानसिकता देखिए, 11 दस्तावेजों में एक भी दस्तावेज नहीं है जो बिहार के 45% लोगों के पास हो। एक जज ने ये भी कहा कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन मांग रहे हैं ये शायद उनके पास भी ना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा डिसीजन इतनी अर्जेंटली लेने की इलेक्शन कमीशन को आखिर जरूरत थी क्यों? बिहार में बहुत बड़े मात्रा में घुसपैठियों का नाम जुड़ चुका है, और अगर एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का वोटर लिस्ट में नाम है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। वही इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाला आर्ग्यूमेंट जिसका मकसद सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काना होता है, और यही आर्ग्यूमेंट यूज किया जाता है चाहे गरीबों के घर बुलडोज करने हो या उनका वोट। विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, MCD में वोट दिया। बीजेपी को कोई गलत कहता था सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया, अब बिल्कुल नहीं। बीजेपी धोखेबाज है, अमीरों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। ऐसे बर्बाद करा चोरों के जैसे, रात के 3 बजे डेमोलेशन करा। सुबह कोर्ट में सुनवाई थी। मैं शौक रह गया कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 2000 से ज्यादा फोर्स लगाकर इतनी जल्दी में डेमोलेशन कर दिया गया। और इस इलीगल विदेशी मुस्लिम इमिग्रेंट्स वाली बोगस थ्योरी से धार्मिक नफरत फैलाने के लिए हमारा गोदी मीडिया हमेशा की तरह फेक न्यूज फैलाने में सबसे आगे रहा। ये जो 4 सीमांचल के इलाके हैं जो बॉर्डर में, जिसमें आरोप है कि इधर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होकर अवैध घुसपैठी आते हैं, ये फैक्ट है कि जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व है आधार कार्ड के सैचुरेशन का। तो चलिए हम भी देखते हैं कि 100% से ज्यादा सैचुरेशन रेट और किन किन इलाकों में है। दिल्ली का सैचुरेशन रेट 133% है, यानी अंजना ओम कश्यप के हिसाब से वहाँ क्या घुसपैठियों का आधार कार्ड बन गया है। ये लोग जहाँ से बैठकर ये न्यूज बनाते हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग, वो इलाका है नोएडा का इलाका। 132% सैचुरेशन रेट है, सबसे ज्यादा यूपी के अंदर। ये तो फैक्ट है। जांच इन लोगों की भी होनी चाहिए कि जो वो लोग वहाँ पर बैठकर नोएडा में बैठकर इस तरह की भ्रामक खबरें बना रहे हैं वो यहाँ के नागरिक हैं या वो कहीं कैलासा वगैरह से कहीं से आए हुए हैं। ब्रो डोंट इवन हेजिटेट। अब YouTube जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने जब बिहार के अलग अलग पार्ट्स में जाके SIR की ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन की पोल खोली तो समझ में आया कि इलेक्शन कमीशन कैसे क्लेम कर रहा है कि 95% वोटर्स के फॉर्म्स ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। खुद BLO ने फॉर्म में पहले पन्ने पर नाम लिखा वोटर का, और उसके बाद उसमें आधार और ये भरा, और उसके बाद पिछले पन्ने पर BLO ने दस्तखत कर दिया। मैं 2-3 फॉर्म पलटते हुए जब दस्तखत करते हुए देखा तो लगा ये तो दनादन खुद ही दस्तखत कर रहे हैं वोटर के, मतलब कंप्लीट फर्जी है। नाम भी वोटर के खुद भर रहे हैं और दस्तखत भी वोटर के खुद कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से फर्जीवाड़ा। तो ऐसे तो धकाधक फॉर्म भर के अगर आपको दिखाना है कि हर रोज 80 लाख 85 लाख लोगों के फॉर्म जमा हो रहे हैं तो जमा हो ही जाएंगे, क्योंकि उस फॉर्म में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे फॉर्म में लाखों फॉर्म ऐसे जमा हो रहे हैं। जो हमको लाइक नहीं करता, जो हमें पसंद नहीं कर रहा, जो दुश्मनी लेता है हमसे, उस सबको नाश होगा, भगवान नाश करेंगे उस सबका। अब इस प्रोसेस के एंड में बिहार के 8 करोड़ वोटर्स में से कितने नई लिस्ट में आएंगे और उनको इसके लिए कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। देखेंगे आगे आगे क्या होता है। पर एक बात तो है कि आज का टाइम सिर्फ हमारे वोटर्स के लिए ही नहीं बल्कि कंगना रनावत जैसी पॉलिटिशियंस के लिए भी अपैरेंटली बहुत खराब चल रहा है। तो पॉलिटिक्स रास में है। पॉलिटिक्स इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। It's a very expensive hobby. Not a profession.
If you are an MP, you can't have it as a profession because you need a job. अब जहां एक तरफ इलेक्शन जीतने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी कंगना सेज दैट पॉलिटिक्स इज नॉट हर फुल टाइम जॉब, It's a very expensive hobby. वहीं स्मृति ईरानी इलेक्शन हार के वापस टीवी पे लौटने के बाद भी ये कहती हैं कि I'm a full-time politician, a part-time actor. अब मेरा मानना ये है कि स्मृति का रिटर्न टू क्योंकि सास भी कभी बहू थी इज एब्सोल्युटली आइडियल, बिकॉज स्मृति से बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इन 2004 स्मृति ईरानी वाइल बीइंग इन बीजेपी सैट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ, और उनका कहना ये था कि वो फास्ट तभी तोड़ेंगी जब मोदी रिजाइन करेंगे एज गुजरात चीफ मिनिस्टर। पर फिर कुछ सालों बाद मोदी और स्मृति के रिश्तों के भी रूप बदल गए। स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी के बीच ऐसा बंधन है जिसमें भावुकता का समंदर हिलोरे लेता है। याद आए नरेंद्र मोदी और गला रूंध गया स्मृति ईरानी का। भावुक हो गई नरेंद्र मोदी के उस लम्हे को याद करके जब उन्होंने बहन कहकर स्मृति को पुकारा था। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं तो। और ऐसी मोदी अंधभक्ति अब सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल में हर मोदी मीडिया एंकर के दिल में भी भर गई है। आप तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं, कि मोदी जी के भक्त तो आप लोग कह रहे हैं। सुनिए तो भाई, नहीं भक्त तो कभी नहीं है। और न्यू इंडिया में बेशर्मी का आलम ऐसा है कि न्यूज एंकर ये भी नहीं कहते कि नहीं हम किसी भी नेता की अंधभक्ति नहीं करते। इंस्टेड दे प्रेफर सेइंग कि आप भी तो करते हैं। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। अब पूजा से याद आया कि श्रावण का महीना चल रहा है और हिंदुत्व के फर्जी रक्षकों ने डिसाइड किया कि वो इस धार्मिक महीने में KFC में चिकन की जगह खाखरा, फाफड़ा और चिवड़ा बिकवाकर ही मानेंगे। अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और KFC आ रहे हैं और आपका नॉनवेज खाने का मन है तो KFC में आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। और दहशत इतनी कि इनको लगाना पड़ गया कि सिर्फ वेज सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कावड़ मार्ग आपको नजर नहीं आएगा, कोई कावड़िया नहीं है। कैसे जबरदस्ती ये हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम सरेआम। अब तो ये लगने लगा है कि यूपी का कम्युनल योगी मॉडल पूरे देश में लागू होगा। कावड़ रूट पर पड़ने वाले मुस्लिम ढाबों को बंद किया जाएगा। और इस मॉडल के हिसाब से जहाँ जहाँ से कावड़ यात्रा निकलेगी वहाँ ना नॉनवेज खाओ ना प्याज या लहसुन खाओ, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी मार खाओ। दरअसल कावड़ियों के एक ग्रुप ने एक CRPF जवान की जमकर पिटाई कर दी, उन पर लात घूंसे चलाए, फिर कावड़ियों ने मिलकर उन्हें जमीन पर पटक दिया। अब एक तरफ जहां कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ढाबों पे मुसलमान कर्मचारियों के नाम पे बवाल काटा गया था, अब वहीं खाने में प्याज का टुकड़ा या अंडे की ग्रेवी मिक्स करने के इल्जाम पर बवाल मचाया जा रहा है। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिलाई और वो हमें खिलाई और पूरे 680 रुपए लिए थे इन्होंने। अब खबर आ रही है कि जांच में कावड़ियों की ओर से लगाए गए तमाम आरोप झूठे पाए गए। पता चला कि मामला अंडे की ग्रेवी का नहीं बल्कि पैसों की लेन देन का था। बताया जा रहा है कि कावड़िए चाहते थे कि उन्हें बिना पैसों के मुफ्त में खाना मिल जाए, लेकिन जब होटल वाले ने ऐसा नहीं किया तो कावड़िए नाराज हो गए। इसी तरह मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने एक ढाबे पर जमकर उत्पात मचाया। कावड़ियों का दावा था कि उन्हें सब्जी में प्याज का टुकड़ा मिला। तो 150 लोग घुसे और पूरा तहस नहस कर दिया, कल्ला वल्ला मंदिर सब तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया जी, एक भी मतलब गेट शीशा पूरा किचन का कुछ भी नहीं छोड़ा। दिन रात जागती हूँ मैं, 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं कौन सी करनी का फन मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कावड़ियों की इस गुंडागर्दी पे योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया। तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अब आपको भी कावड़ियों को टाइट करने के इस योगी आदित्यनाथ के बयान पर हैरानी हो रही होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो कावड़ियों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि रिसेंटली मुहर्रम के प्रोसेशन में 2 लोगों के इलेक्ट्रोक्यूट होने पर प्रोटेस्ट कर रहे मुसलमानों के लिए कही थी। कावड़ियों की खुली गुंडागर्दी के लिए तो एक्चुअली योगी ने ये कहा था, मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। बिल्कुल सही कहा योगी जी। ऐसे एंटी नेशनल मित्रों को मेरी भी यही सलाह है कि अपनी मानसिकता सुधारें और योगी बाबा के एनर्जी मिनिस्टर की तरह शुद्ध धार्मिक इंसान बने
और धार्मिक नारा लगा के जनता की सारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगा। वैसे असली जय जयकार अगर किसी की करनी है तो मोदी के गुजरात मॉडल की करनी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ बीजेपी 27 साल से पावर में है। मोदी है तो मुमकिन है। और इस गुजरात मॉडल के तहत वहाँ का सिस्टम इतना हाईटेक बन चुका है कि गुजरात सरकार के ऑफिशियल्स अब EMI में रिश्वत ले रहे हैं ताकि किसी आम गुजराती पे एक साथ ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, क्योंकि गुजरात मॉडल में बर्डन सिर्फ ब्रिजेस लेते हैं जब तक वो गिर के टूट नहीं जाते। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। जैसे 2022 में मोरबी का ब्रिज गिरा था 140 से ज्यादा विक्टिम्स के साथ। ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। वह भी मेरे होम स्टेट गुजरात में। और अब रिसेंटली वडोदरा में एक ब्रिज गिरा है 19 विक्टिम्स के साथ। ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। वह भी मेरे होम स्टेट गुजरात में। जबकि 3 महीने पहले भी लोकल न्यूज में इस ब्रिज की खराब हालत पर रिपोर्टिंग हो रही थी। नाउ आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द एक नई रिपोर्ट सामने आएगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ अब ईज ऑफ डूइंग करप्शन इंडेक्स में भी गुजरात नंबर 1 हो चुका है। लाइक इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आईएसएस वालों को हमारे लोगों से सीखना चाहिए। होते हैं ना फ्रांस में फ्रीलांस आईएसएस वाले जो 6 जन मार देते कभी कभी और न्यूज में बोल रहे गास्ली टेररिस्ट अटैक। हम लोग हमारे सिविल इंजीनियर उससे ज्यादा मार रहे हैं। ये कैसे नूब टेररिस्ट है। और यही गुजरात मॉडल पिछले 11 सालों से देश में चलाने के बाद शायद रिटायर हो सकता है। और ये हिंट बीजेपी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन RSS के चीफ ने एक स्पीच में दिया। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब 2014 में पावर में आने के बाद पीएम मोदी ने खुद बीजेपी के लिए ये 75 इयर्स पे रिटायरमेंट वाला रूल बनाया था और पार्टी के सारे टॉप लीडर्स को साइडलाइन कर दिया था। और अब कुछ ही दिनों बाद सितंबर 2025 में पीएम मोदी खुद 75 के होने वाले हैं। पर जब पूरी सरकार एक ही इंसान के नाम पे चल रही हो तो उसका बनाया रूल उसको तोड़ने से कौन रोक सकता है। मोदी को ही चैलेंज कर रहा है। मोदी ने खुद को चैलेंज किया है, ये मोदी को चैलेंज है और मोदी इस चैलेंज के लिए स्वीकार करके मोदी को ही मोदी चैलेंज देता रहेगा। अब मैंने भी खुद को खुद ही चैलेंज करते हुए एक काफी लंबी वीडियो बना दी है, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहता हूँ, पर 2 कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स के साथ। जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है, कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। जो वननेस की फीलिंग है, फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। But when it comes to the national interest should be the same. That this is a Hindu Rashtra. It is already a Hindu Rashtra. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। Do you think Prime Minister Modi should get the Nobel Prize? He for sure deserves Nobel Prize. Of course he should get. He should totally get. पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? The generation of idiots. Since the world has started to believe that we are all equal, we have only produced a generation of morons. Wait a minute. I personally believe, I find it, the whole inequality and whole perception about one being inferior to the other is so bizarre for me to come to terms with. I just can't understand it. You should believe in equality, law of universal equality. So the concept of equality is giving us a generation of morons, the generation of idiots. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरते, लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुँचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं। हेलो मित्रों, आई एम बैक विद एपिसोड 2 ऑफ मेरे एक्स की कहानियाँ। और इस बार मेरे एक्स के बुकमार्क्स में ट्वीट्स ऐसे भरे हुए थे जैसे इंडियन रोड्स में बारिश का पानी। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ और इवेपोरेट हो ना हो, पर दिल्ली सीएम का ये स्टेटमेंट सुन के मेरे ब्रेन सेल्स जरूर इवेपोरेट हो गए थे। और फिर मैंने टीवी न्यूज पर दिल्ली एनसीआर की ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी कि मेरे दिमाग से जर्नलिज्म का मतलब भी इवेपोरेट हो गया। तैरती हुई स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, और मैं तैरते हुए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तैरते हुए जो मेरे पैर हैं वो लगातार तैरने की स्थिति में है। तैरती हुई स्थिति में